नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में पाई जाती है, और इसका परमाणु क्रमांक हमें यह बताता है कि इसमें 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता क्योंकि यह जल्दी प्रतिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे सामान्यतः सोडियम क्लोराइड या अन्य यौगिकों के रूप में पाया जाता है। सोडियम की चमकदार चांदी जैसी धातुएं होती हैं। यह पानी के साथ बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करता है, क्या? सोडियम, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। हमारे शरीर में सोडियम की उचित मात्रा तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के कार्य के लिए बहुत जरूरी है। भोजन में उपयोग होने वाला नमक, जिसमें जो नमक हम भोजन में उपयोग करते हैं उसमें भी सोडियम मौजूद रहता है। सोडियम का आवर्त सारणी में स्थान क्या है? पीरियड 3 ग्रुप 1 में सोडियम का आवर्त स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो ऑक्सीजन के परमाणु में सामान्यतः 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, जिसका अर्थ होता है कि इसमें 8 प्रोटॉन भी होते हैं। सबसे अधिक पाए जाने वाला आइसोटोप ऑक्सीजन 16 0 से 16 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लगभग 16 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें तो उसके लिए अपन को कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो इसमें अपनी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16, और प्रोटॉन संख्या कितनी है? 8। तो अपन क्या करेंगे? 16 माइनस 8 कर देंगे तो अपन को न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो कितनी संख्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की? 8। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें? 8 न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अन्य आइसोटोप जैसे 0 से 17 इसमें 9 न्यूट्रॉन होते हैं, और 0 से 18 तक के इसमें 10 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन 0 से 16 सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक गैस है, क्योंकि मनुष्य और जानवर जिसके लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आवर्त सारणी समूह के 16 में पाई जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस स्थान पर है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMKKY क्या है? तो PMKKY का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। और यह कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 2015 में। जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक व आर्थिक विकास करना। PMKKY प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां खनन का कार्य बहुत अधिक होता है। इसका कार्य होता है खनन का कार्य, और इसके कारण स्थानीय लोगों को पर्यावरणीय और सामाजिक और आर्थिक हानि होती है। इस योजना का प्रबंधन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि खनन से होने वाले लाभ का हिस्सा स्थानीय समुदायों तक पहुंचे
और उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपैड क्या है? जेपैड एक संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य क्या है? रूस और बेलारूस की रक्षा तैयारियां और आपसी तालमेल, युद्ध रणनीति, सामरिक युद्ध कौशल और सेनाओं के समन्वय का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। किसका? संयुक्त रणनीति सैन्य अभ्यास का। और यह अभ्यास लगभग हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और किन देशों के बीच होता है यह? तो यह होता है रूस और बेलारूस देश के बीच। हाल फिलहाल 2025 संस्करण में रूस बेलारूस ने अभ्यास किया। इसके अलावा कई अन्य देशों की सेनाओं को अतिरिक्त भागीदार या पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। जैसे 2025 में इंडियन आर्मेड फोर्स की टीम भी इस अभ्यास में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संबंध। 2025 में भारत ने पहली बार जेपैड अभ्यास में हिस्सा लिया। एक छोटा दल जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल थे, इनको रूस भेजा गया। भारत की भागीदारी देश का उद्देश्य रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय सैन्य तालमेल को मजबूत करना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये उनका मुख्य अंतर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का एक बड़ा ऑर्गेनेल है जिसके 2 प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिससे यह रफ दिखाई देता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके विपरीत अगर अपन देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यह स्मूथ दिखाई देता है और यह लिपिड संश्लेषण, डिटॉक्सिफिकेशन तथा कैल्शियम आयन भंडारण जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और राफेल नडाल को प्रदान किया गया। लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है और 2025 में यह सम्मान राफेल नडाल को मैड्रिड में प्रदान किया गया था। नडाल ने इस पुरस्कार को खेल जगत में अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और खेल भावना को बढ़ाया हो। लॉरियस अवार्ड को स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी कहा जाता है और यह पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा दिया जाता है। नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक रहे। कौन? राफेल नडाल। लॉरियस अवार्ड्स की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अनुसार परिवार के वक्फ में महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं या फिर लड़कियां के उत्तराधिकार, महिलाओं की सुरक्षा किस सेक्शन के तहत की गई है? तो किस सेक्शन के तहत की गई है? सेक्शन 3A(2) के तहत महिलाओं के
उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा की गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में परिवार आधारित वक्फ में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए विशेष संशोधन किए गए हैं। और इस संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो इस संशोधन का उद्देश्य था वक्फ प्रॉपर्टी में पारदर्शिता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, और यह कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। सेक्शन 3A में शामिल प्रावधान वक्फ प्रबंधन को अधिक जिम्मेदार बनाते हैं। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।